नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर बूंदी जिले के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से है, जहां स्कूल में कार्यरत एक शिक्षिका ने कार्यवाहक प्रिंसिपल जगदीश मेघवाल के खिलाफ छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप लगाया है और थाने में मामला दर्ज कराया। शिक्षिका ने बताया कि कार्यवाहक प्रिंसिपल लंबे समय से परेशान कर रहा है और पीड़ित शिक्षिका ने पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हाँ, कल वल्लोप में एक शिक्षिका थी जो अभी सुहासा उनकी पोस्टिंग है, उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर रखा है। उन्होंने वल्लोप के संस्था प्रधान जगदीश मेघवाल के खिलाफ छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना की रिपोर्ट दी थी, इस पर मुकदमा दर्ज करके और जांच शुरू कर दी। कौन कौन सी धारा में मुकदमा दर्ज? 354 IPC में मुकदमा दर्ज किया। जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद मेघवाल हैं, वो कई सालों से मुझे परेशान कर रहे हैं। जब भी वो पद पर आते हैं वो मुझे है ना शारीरिक रूप से छेड़छाड़ करके मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, विभागीय कार्रवाई करके, और मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। जैसे ही उनको CCTV कैमरों से वो मुझ पर नज़र रखते हैं पूरी तरीके से, और जो भी मेरे साथ बैठता है या उठता है उसको वो धमकी देते हैं कि इसके साथ मत बैठो, ये लेडी सही नहीं है, और मुझे अकेला पाकर मुझे छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं और विभागीय कार्रवाई करते हैं ताकि ये ना कोई मेरे साथ बैठे नहीं, और मेरे साथ बैठने वालों के साथ भी विभागीय कार्रवाई की जाती है। राजस्थान सरकार में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत आज अजमेर पहुंचे, जहां भुनबाई स्थित रावत कॉम्प्लेक्स पर उनका भव्य स्वागत किया गया। रावत समाज के पदाधिकारियों और अमित भंसाली ने 201 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें, नई सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुरेश रावत पहली बार विधानसभा पहुंचे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने उन्हें जल संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है, जिसे वह पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे कार्यकर्ताओं का और सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये जिम्मेदारी मिलने के बाद मेरा पहली बार अजमेर आना हुआ। सब लोगों ने बड़े जोश और खरोच के और भव्य तरीके से मेरे को जो स्वागत करके मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और इनको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी इनकी अपेक्षा है उन पर पूरा खरा उतरेंगे। और मेरे पास जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डिपार्टमेंट दिया वो जल संसाधन का है, और क्योंकि जल है तो जीवन है और जल के बिना कल नहीं है, ऐसी हमारे परिकल्पना भी है, सही भी है। तो हमारे जो भी क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या है, चाहे पीने के पानी के लिए बिशलपुर से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आ रहा, उसको भी हम बढ़ाएंगे और बिशलपुर को चंबल से जोड़ेंगे, जिससे कि पीने के पानी की हमेशा के लिए समाधान हो जाए समस्या का। उधर अलवर में एक महिला ने मालगाड़ी के आगे कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से कमजोर थी और फिर लंबे समय से उसका इलाज चल रहा था। उसने आज दाऊदपुर फाटक के पास मालगाड़ी के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। वहीं मौके पर पहुंची GRP पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। समय करीब 1:30 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन अलवर स्टेशन मास्टर ने एक लिखित मेमो भिजवाई कि रेलवे फाटक दाऊदपुर पे एक महिला मालगाड़ी से रन ओवर हो गई है, जिस पर मैं सदर थाने का जाब्ता वहाँ पहुँचा। मृतिका की लाश पड़ी हुई थी। लोगों को मृतिका की लाश दिखाई। काफ़ी देर बाद उसे शिनाख्त हुई, जिसका मृतक की शिनाख्त में मृतिका का नाम फरीदा बानो, फरीदा वाइफ ऑफ सुबेदीन, जाति में उम्र करीब 30-35 साल, निवासी बीजवाड़ नरुका, थाना मालाखेड़ा, जिला अलवर होना बताया। मृतक के परिजन आने का इंतजार। नागौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत सारसंडा में किया गया, जिसमें विधायक अजय सिंह किलक ने आमजन की समस्याओं को सुना और ग्राम पंचायत के विकास के मुद्दे को लेकर आमजन से चर्चा की। साथ ही समस्याओं के निवारण को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने उज्ज्वला गैस, KYC, PM सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना जैसे भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उधर जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति के वर्ष 2023 से 24 की चौथी त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भोपालगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के विधायक गीता बरवड़ ने अपने क्षेत्र में पानी की समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने यदि पानी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो यह मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। इस मीटिंग में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित कई अधिकारी और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, पाली सांसद PP चौधरी, विधायक देवेंद्र जोशी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज दिशा की मीटिंग थी और हमारे भोपालगढ़ से समस्या है सबसे ज़्यादा पानी की।
पूरे एरिया में पानी की किल्लत है और बिजली की समस्या है। हमारा एक ही मुद्दा था कि जो पाइपलाइनें जो लगी हुई है उसके बावजूद भी वहाँ पानी नहीं आता, इसका क्या कारण रहा, इसका आश्वासन है। सब अधिकारियों से मिलके जो भी क्षेत्र में पानी की समस्या है हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं पूरी पानी की समस्या दूर करने की और विधानसभा में ये मुद्दा उठाएंगे हम लोग कि हमारे विधानसभा में कम से कम ये पानी की समस्या दूर हो जाए। अयोध्या में बन रहे मंदिर को लेकर हर किसी के चेहरे पर खुशी है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित सिविल लाइंस विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा के लिए यह पल खास है, क्योंकि गोपाल शर्मा प्राचीन राम मंदिर के अवशेष की पिछले 4 दशकों से पूजा कर रही है। उन्होंने बताया कि 1992 में विवादित ढांचे को गिराया गया था, तब हजारों साल पुराने प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की परतें खुलने लग गई। यह परतें राम मंदिर होने की गवाही दे रही थी। प्राचीन राम मंदिर के अवशेष का दुर्लभ अंश मैंने अपने पास रखा, तब से इस दुर्लभ अंश में राम का स्वरूप देखकर पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए, मुझे ये लगता है, जैसा पुरातत्वविदों से बात की थी, कि यह करीब 1,500-2,000 साल पुराने राम मंदिर के चिन्ह हैं, क्योंकि जो वर्तमान बाबरी ढांचा था वह जब ध्वंस हुआ तो उसमें से जो ईंटें निकली वो 1901-1902 की थी, यानी उसकी मरम्मत होती रही जब जब वहाँ पर उसको तोड़ने की कोशिशें हुई। लेकिन ये प्राचीन अवशेष हैं। जैसे 6 दिसंबर को जब बाबरी ढांचा ध्वंस हुआ, उसके दूसरे दिन 7 तारीख की बात है, एक शिलालेख निकला। वो शिलालेख इस बात की पुष्टि करता था कि वहाँ श्री हरि का मंदिर था 1,500 साल पहले, और वो वहाँ के गढ़वाल राजाओं ने बनवाया था। तो इसका अर्थ है कि ढांचे से पहले, बाबर के आने से पहले सैकड़ों हजारों सालों से वहाँ पर किसी मंदिर बना हुआ था और उसके चिन्ह मौजूद हैं। मोहनजोदड़ो के बाद की खुदाई के अंदर जिस प्रकार की ईंटें मिली है, जिस प्रकार का निर्माण मिला है, जिस आकार का निर्माण मिला है, वह सभी राम जन्मभूमि मंदिर से मेल खाते हैं। उसी तरह की एक कृति यह प्रस्तर शिला है, जो कि राम जन्मभूमि के स्थल से मैं लेकर आया था। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ पहुंचे और कलेक्टर परिसर से सांसद कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में जन सुनवाई के लिए आमजन मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी समस्याओं से प्रदेश अध्यक्ष को रूबरू कराया और समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई। राजस्थान सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा का बीकानेर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान मंत्री सुमित गोदारा ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के प्रयास करने की बात कही। हमारे संवाददाता के सिंह ने कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा से खास बातचीत की। लूण कंसर विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे विधायक सुमित गोदारा, जो कि खाद्य आपूर्ति मंत्री बनकर पहली बार बीकानेर पहुंचे हैं, और बीकानेर पहुंचने पर भयंकर स्वागत हुआ, जगह जगह स्वागत हुआ, क्या कहेंगे? मैं जो जनता ने असीम प्रेम व स्नेह दिखाया, वो मुझे एक तरह से एक जिम्मेवारी का भी एहसास है कि उनके लिए, आम जन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना, तो उनकी आकांक्षाएं, उनका आकांक्षाओं को पूरा करना, ये मेरा प्रयास रहेगा। और कल वास्तव में देखकर मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ और एक जिम्मेवारी का एहसास हुआ, जो स्वागत कार्यक्रम कल देखने को मिले पूरे जयपुर से पूरे बीकानेर तक जब तक पहुंचे। वो बीकानेर के लाडले को एक बड़ा काम मिला है, कैबिनेट मंत्री। अब क्या बीकानेर के लोगों की भावनाओं की अगर बात करें तो उनके लिए क्या सोचते हैं? बिल्कुल, मैं खुद भी जब मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, तब भी ये विचार आता था कि बीकानेर को, हमारे शहर है उसमें विकास की असीम संभावनाएं, बीकानेर को विकास में ज़्यादा से ज़्यादा मूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ तो बीकानेर और विकसित हो। अब ये जो अवसर कैबिनेट मंत्री का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे दिया है, मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि बीकानेर में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाएं, जिससे शहर विकास की गति में और आगे और नए आयाम छू पाए। मोदी है तो मुमकिन है। एक छोटे से कार्यकर्ता को, हालांकि चूंकि आप पहले से सीनियर विधायक हैं ही ऑलरेडी, लेकिन विधायक एक पहली बार वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री और आपको कैबिनेट मंत्री, तमाम सीनियर लोगों को छोड़ते हुए देना, मानते हैं बड़ा? देखो, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है, मोदी है तो मुमकिन है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी बने, उन्होंने देश में कई जो पुरानी रीतियां चली आ रही थी उनको तोड़कर देश में नए इनोवेटिव स्टेप्स हर क्षेत्र में लिए, जिसका ही नतीजा आज भारत पहले 12वीं नंबर अर्थव्यवस्था था, आज विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और जिस तरह से देश
पूरे देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है, उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ा है। एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी सोच सकता है, यदि वो पार्टी में सच्चे मन से काम करेगा तो पार्टी में किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। ये तो वास्तव में बदलाव आया और इस बदलाव के कारण ही कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार, और वो ऊर्जा का संचार ही 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पिछली बार 303 सीटें थी उसको भी रिकॉर्ड तोड़ सीटों से आगे जाकर लेके आया। आम जनता, आम कार्यकर्ता लेकर आएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री बने हैं, उसको देखते हुए कुछ प्राथमिकता कुछ कहना चाहिए? देखो, अभी विभाग का संभाला ही है और बिल्कुल उसमें जो चैलेंजेस आएंगे उनमें प्रयास रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण विभाग ये है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसी विभाग के द्वारा संचालित होती है केंद्र के। तो ये प्रयास रहेगा कि जो गरीब आदमी है उनको सबको अन्न पहुंचे और गेहूं पहुंचे। आप ही के साथ ही एक मंत्री की कल हार हुई। देखो, वो चुनाव का विषय अलग था, वो एक भावनात्मक चुनाव था और ये आज हम चाहे कुछ भी कहें, भारतीय समाज आज भी भावनाओं से जुड़ा हुआ रहता है। तो वो कहीं ना कहीं, और वो चुनाव जैसे उस क्षेत्र में था तो उन्होंने चुनाव ही भावनाओं पे, उनका विषय वही था कि वो एक श्रद्धांजलि के नाम पर उन्होंने वोट मांगे, तो वो एक चुनाव का एक अलग विषय रहा। तो देखिए, निश्चित रूप से तमाम तरह की जो अन्न से संबंधित योजनाएं हैं उनको लागू किया जाएगा और बीकानेर के विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। यह कहना है सुमित गोदारा, जो कि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री। खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां रेवदर विधायक मोतीराम कोहली ने शमशान घाट में गैस द्वारा संचालित होने वाले बंद पड़े शवदाह गृह का निरीक्षण किया है। और इस दौरान नगरपालिका वरिष्ठ अभियंता जसपाल सिंह ने विधायक मोतीराम कोहली को बताया कि अगस्त महीने से अधिकारी नहीं होने के कारण कार्य रुका हुआ है। गुजरात गैस कंपनी ने नगरपालिका को डिमांड राशि जमा कराने का लेटर जारी कर रखा है, लेकिन नगरपालिका अधिशासी अधिकारी नहीं होने की वजह से राशि जमा नहीं हो पाई। इस पर विधायक मोतीलाल कोहली ने मौके से नगरपालिका अधिशासी अधिकारी महेंद्र पुरोहित से फोन पर बात कर डिमांड की राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। गैस द्वारा संचालित होने वाले शवदाह गृह को जल्द से जल्द चालू करने के आदेश भी जारी किए गए। अबरोड शहर के अमरोदांचल में सुबह से ही तेज हवाएं चल रही है, जिसके चलते शहर सहित ग्रामीण अंचलों में आम जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक बदले मौसम से स्कूली बच्चों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोग सड़कों पर गर्म कपड़े में लिपटकर घरों से बाहर निकलते दिखे। सड़कों पर वाहन चालकों को काफी परेशानी भी हो रही है। लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचते दिखे। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है। नागौर के मेड़ता सिटी के विष्णु सागर सरोवर स्थित संत पुरुषोत्तम दास महाराज के आश्रम में 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रधान पीठों के पीठाधीश्वर भी शिरकत कर रहे हैं। कथा आयोजक संत पुरुषोत्तम दास महाराज ने बताया कि 7 दिवसीय इस कथा में श्रद्धालुओं का हुजुम उमड़ रहा है। पता चले कड़ाके की ठंड के बावजूद भी यहाँ भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा। 7 दिवसीय सत्संग का आज 6वां दिन है। इसमें आज खेड़ापा रामधाम के उत्तराधिकारी श्री गोविंद जी महाराज, देवरी धाम के शास्त्री जी, बूंदी रामद्वारे से और भी कोपड़ास्पो धाम से सजनदास जी महाराज, खूब संत महात्मा पधारे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड, फिर भी इतना जनता का भाव, इतनी भीड़, इतनी तादाद, पंडाल पूरा छकाछक भरा हुआ है, इतना जनता का भाव है। हमारे यहाँ मेड़ता शहर में गंगादास आश्रम में पुरकाराम जी संतों के सानिध्य में सत्संग का 7 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 6 दिन संपूर्ण हो गए हैं और कल पूर्ण आहुति है। इसमें और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और भजन लाभ ले रहे हैं और अनेकों संतों के दर्शन हो रहे हैं। खबर राजसमंद के बलौदा से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक डांस कर उनका स्वागत किया। विधायक दीप्ति माहेश्वरी, विधायक सुरेंद्र सिंह रावत, बीजेपी जिला प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह समेत तमाम लोगों ने स्वागत किया। बता दें, सीएम बनने के बाद भजनलाल शर्मा का यह पहला राजसमंद दौरा है।
जैसे जैसे रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी पास आती जा रही है, वैसे वैसे देश राममय होता जा रहा है। पूरे देश में हर तरफ सिर्फ राम नाम की गूंज सुनाई पड़ रही है। लोग अपने अपने तरीकों से 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा दिवस को मनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में गुजरात के बड़ोदरा निवासी अरविंद भाई पटेल ने 1100 किलो का धातु निर्मित दीपक बनाया है, जिसे 500 किलो घी से प्रज्वलित किया जाएगा। 7 जनवरी को गुजरात से चला यह दीपक आज कोटा पहुंच गया। कोटा में गोदावरी धाम बालाजी मंदिर पर भारत विकास परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों ने दीपक की पूजा अर्चना की और अरविंद भाई पटेल का स्वागत किया है। इस अवसर पर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी पहुंचे। देखिए, 400 वर्ष 500 वर्ष बाद जो भारतवासियों की बहुत प्रबल मांग थी कि हमारे रामलला जहां जिनका जन्म हुआ उस अयोध्या में कब वो विराजेंगे, आसीन हो। और बड़ी ही खुशी की बात है कि वर्तमान में 2024 के अंदर 22 जनवरी को रामलला अपने विराट मंदिर में, जैसे वो अयोध्या में 14 साल की वनवास के बाद आए थे, या इन्होंने अपना अवतरण उस अयोध्या में लिया था, और 14 साल बाद जब राम अपने वनवास से अयोध्या लौटे थे तो पूरे भारतवर्ष में अयोध्या वासियों ने दीपावली, तब से आज तक हम आज 10,000 वर्ष हो गए दीपावली की तरह मनाते। और पुनः एक बार वैसा ही खुशी का अवसर, जबकि रामलला अपने उस स्थल पर जहाँ जिनका जन्म हुआ वहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और भव्य समारोह होगा। पूरे भारतवर्ष से नहीं अपितु विश्व से हमारे अतिथि लोग आएंगे, लाखों की संख्या में अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। और पूरे भारतवर्ष में पूरे सप्ताह से, पूरे महीने भर से लोग बाग जश्न के रूप में इसे मना रहे हैं, त्यौहार की तरह से मना रहे हैं। ये दिया मैं और मेरे परिवार से बनाया हुआ है। ये दिया का खासियत है 9.25 फुट ऊंचाई है, 1100 किलो का वजन का ये दिया हमने 1 महीने में तैयार किया है। उसमें घी डालने जाओ तो 500 किलो घी अंदर आता है और पूरा 2-2.5 महीना एक दिया चलता है। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियार ने कार्यभार ग्रहण करने के दूसरे दिन ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। उन्होंने सांगानेर फ्लाईओवर का दौरा किया, जिसके बाद रामदेव कॉलोनी, नगर निगम रोड समेत विभिन्न स्थानों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान वे गाड़ी से उतरकर गली मोहल्लों में गई और वहां की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और स्थानीय निवासियों से बातचीत कर फीडबैक लिया है। साथ उन्होंने अधिकारियों को मौके पर फील्ड में सफाई कर्मचारी के रिफ्लेक्टर जैकेट पहनकर काम करने के निर्देश दिए। अलवर के टपुकड़ा थाना क्षेत्र से जालाबाद छोपड़ी गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतका के शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया, जहां उसका पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सुपुर्द कर दिया। वहीं महिला के पिता ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। मैंने 5 महीने पहले शादी करी है। जैसे भी कोई बात है, जैसे दान दहेज जैसे दिया जाता है वो मैंने दिया है। इसके घर से मैंने एक पैसा नहीं उठवाया। कोई भी कह दे इसके परिवार का आदमी एक पैसा इसका उठवाया हो, इसके निकाह के छुआरे भी मैंने लग दिए। मैंने जैसे दान दहेज सब कुछ दिया है। 1 किलो चांदी दी है, सोने की बाड़ी दी है, और उसके बाद में भी मैं लड़की खुद कर का हूँ। 65,000 रुपये के लत्ते कपड़े दे के, सब कुछ दे के, और ये बार बार टॉर्चर करते हैं। लड़की यहाँ से ले जाते हैं मेरे पास से। मेरे पास 2-3 बार आ गए। कौन लोग हैं? ये मेरी लड़की के ससुराल वाले। क्या नाम है? एक इसका नाम, क्या नाम है, बर्रा है। इसका लड़का बेटा शाहीन। छोटे लड़के 2 लड़की दिए मैंने, 2 लड़के हैं इसके। छोटे लड़के का नाम वो है क्या, शाहीन तो बड़े का है, छोटे का जमशीद। तो ये बार बार अब यही 4-6-7 दिन पहले छोटी लड़की को लेकर गया है, वहाँ जाके वहाँ से आया और छोटी लड़की रोक ली। एक दिन आज तक मैंने छोटी लड़की नहीं रोकी। जैसे अभी आते हैं तुरंत।
500 साल के इंतजार के बाद करोड़ों सनातनियों का सपना साकार होने जा रहा है। 22 जनवरी को श्री राम लला अपने सिंहासन पर विराजेंगे। जहां एक और पूरे भारत में इस दिन को रामोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोग आज भी इस खुशी के उत्सव को नहीं देख पा रहे हैं। लगातार भगवान श्री राम पर अनर्गल टिप्पणी की जा रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर नवतेज टीवी ने वृंदावन के श्री आनंदम धाम के पीठाधीश्वर सदगुरु रितेश्वर जी महाराज से खास बातचीत की। आनंदम धाम के सदगुरु रितेश्वर दास जी महाराज हमारे साथ में मौजूद हैं। गुरुजी, आज आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसका जवाब हर कोई भारतवासी ढूंढ रहा होगा, सोच रहा होगा, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक भगवान श्री राम अपने महल में विराजेंगे, लेकिन आज उनके इस आयोजन को लेकर कई तरह की आपत्तियां, टिप्पणियां की जा रही हैं। भगवान के मांस खाने पर और कई बार सीता के त्याग करने पर और कई ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं, लेकिन आज हमने मूल रामायण वाल्मीकि रामायण से उत्तर दिया है। बाबा तुलसीदास के रामचरितमानस से तो रोज़ कोई ना कोई एक चौपाई पकड़ता है और विवाद लेकर उठ जाता है, और मैंने तथ्यात्मक तरीके से एक एक श्लोक को पढ़कर उसके अर्थ को एक वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाया। अब भारत की जनता को उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि आप बिना पढ़े, बिना जानकारी रखे भाषा की इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर, करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था के केंद्र और भारत की आत्मा के ऊपर उंगलियां उठाते हो। क्या आप ऐसे ही मानवता का विरोध करते रहोगे? क्या ऐसे ही उत्सव, आनंद और ज्ञान का विरोध करते रहोगे? ये प्रश्न अब भारतीयों को पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने उनका नाम नहीं इसलिए लिया कि वो ज़्यादा फेमस न हो जाएं। ऐसे लोग मैं चाहता हूँ पीछे ही रहें, पर ऐसे लोग जो जो बात कर रहे हैं उन सब का जवाब मैंने दिया है, और आगे भी अगर वो प्रश्न करेंगे तो हमारा शास्त्र इतना समृद्ध है कि एक एक को श्लोकों के द्वारा जवाब मिलेगा। और हमारे यहाँ ऋषियों की कमी नहीं है, हम तो सबसे पीछे हैं, पर ऐसे ऐसे ऋषि इस हिंदुस्तान में हैं, भारत में हैं, कि अगर वो खड़े हों तो एक एक प्रश्न का जवाब देंगे। पर मुझे लगता है कि हमें सनातन संस्कृति के लिए काम करते रहना चाहिए। लकीर इतनी बड़ी खींच दो कि लकीरें छोटी हो जाएं। ये बहुत छोटे हो चुके हैं। अब नक्कार खाने में तूती की तरह इनकी कोई आवाज़ सुनता नहीं, और धीरे धीरे और भी नहीं सुना जाएगा। गुरुजी, एक तरफ तो 500 सालों बाद सुनहरा अवसर आ रहा है, करोड़ों लोगों के आस्था के प्रतीक अपने महल में विराजेंगे। अयोध्या के पास ही एक गांव है जहां के लोग अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताते हैं। उन्होंने 500 सालों से ना उन्होंने ऐसा कोई सा भी चीज़ उन्होंने उपयोग में नहीं ली है जो उनकी वैभवता को दर्शाए, और अब वो भी इस उत्सव को मना रहे हैं, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ तो ये लोग हैं और एक तरफ हमारे ही धर्मगुरु हैं कई लोग जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने को लेकर। मैं समस्त उन सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अरे रामकृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। तो जितने भी वंशी हैं, हम सब भारतवंशी हैं, सनातन वंशी हैं, और प्रेम वंशी हैं, और आनंद वंशी हैं, हम सब शांति वंशी हैं। ये सारे वंशी लोग मिलकर के भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में दिव्य बंसी बजाएंगे। हम सब भगवान श्री कृष्ण के नगरी में भी बंसी बज रही है, राम जी का पूरा उत्साह मनाया जा रहा है, और हम लोग कह रहे हैं जल्दी हम लोग भी उत्साह मनाएंगे, तब अयोध्यावासी भी शंख बजाएंगे वहाँ से खड़े होकर के। तो भारत जग गया है, यूथ जग गए हैं, सच्चे प्रेमी और शांति प्रिय लोग जग गए हैं। अब वो विवाद, हंगामा, किसी के कन्फ्यूजन में नहीं आने वाले हैं। इंडियन भारतीय यूथ अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है, कन्फ्यूजन से ऊपर उठ गया है। ये कन्फ्यूज्ड लोग अगर कन्फ्यूज़ करना भी चाहते हैं तो भारतीय, मैं नौजवानी की बात बता रहा हूँ, वो गूगल सर्च कर करके अब राम जी के विषय में जानना चाह रहे हैं। जो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, उनको ये पता है रोटी भी दे रहे हैं राम, उनको पता है प्रतिष्ठा भी दे रहे हैं राम। राम रोटी के भी दाता हैं, राम जीवन के भी दाता हैं, राम प्रतिष्ठा के भी दाता हैं, राम आराम के भी दाता हैं। आराम सबको चाहिए ना, कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, आराम से ज़िंदगी रहेगी। तो राम आराम, अयोध्या में आराम, राम जी आ गए हैं, अब भारतीयों के जीवन में आराम आ गया है।
गुरुजी एक नारा चल पड़ा है जो आपने भी सुना होगा कि अयोध्या तो अब हो चुका है, मथुरा काशी बाकी है, उसे लेकर क्या? देखिए ये तो बहुत पहले से चल रहा है कि अयोध्या जहाँ की है मथुरा काशी बाकी है, बट इसको मैं प्रोवोक करने के रूप में नहीं देखता। मैंने एक बात आपसे कही थी कि वेटिकन से क्रिश्चियनिटी की याद आती है, मक्का मदीना से इस्लाम की याद आती है, वैसे अयोध्या मथुरा काशी से हिंदू सनातन भगवान राम कृष्ण और भोलेनाथ की खुशबू आती है। अब इसमें छुपाना क्या है, यहाँ हुआ है वहाँ भी होगा। एक आखिरी सवाल है गुरुजी, बीजेपी की राजस्थान में गवर्नमेंट बनने के बाद में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये आस, ये विश्वास थी कि अब साधु संत और सामान्य जनजीवन को अपराध से और जो आतताई तत्व हैं उनसे मुक्ति मिलेगी, लेकिन हाल ही में एक घटना हुई है, उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। एक साधु संत महात्मा को धमकी मिली है जान से मारने की। देखिए मुझे लगता है कि सरकारें समर्थ हैं और ये जो घटना आई है, मैं पूरा विज्ञ नहीं हूँ, इसको पढ़ूंगा देखूंगा, और मुझे पक्का पता है कानून अपना काम करेगी और सभी राज्य के साधारण से साधारण नागरिक हों, साधु हों, संत हों, ठेले वाले हों, कुर्सी वाले हों, सबकी रक्षा का दायित्व तो सरकार के ऊपर है और जनता और सरकार दोनों मिलकर के रामराज्य लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका निदान होगा, अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। हमारे साथ सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, इनका साफ तौर पर कहना है कि अब भगवान श्री राम अपने महल में विराजेंगे तो तमाम जो लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनको भी अब आराम करने की ज़रूरत है क्योंकि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी जयपुर। श्री कर्णपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह पाल टीटी की हार पर कांग्रेस से चुटकियां ले रखी है, लेकिन बीजेपी की हार पर शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रराज सिंह सिंघवी ने कहा कि भाजपा के कुछ जयचंद नहीं चाहते थे कि बीजेपी कर्णपुर की सीट से चुनाव जीते। हमारे संवाददाता राजेंद्र सोनी ने खास बातचीत की। राजस्थान में भजनलाल सरकार बनते ही जिस तरीके से 199 सीटों पर चुनाव हुए थे और हाल ही में कर्णपुर विधानसभा पर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर दोनों ही मैदान पर थे, लेकिन कर्णपुर सीट को साधने के लिए बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को सबसे पहले तो मंत्री बनाया और फिर बाद में जो है वो शपथ दिलवा दी, लेकिन वहां की जनता ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को नकार दिया। वहीं अब वहां पर कांग्रेस जो है वो एक सीट जीतने के बाद अब कांग्रेस के खाते में कुल 70 सीटें आ चुकी है। इस वक्त वहां पर उस सीट पर क्यों बीजेपी की हार रही, क्योंकि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद ये यूं कहें कि या तो भजनलाल शर्मा की हार है या फिर ये बीजेपी की हार है। इस वक्त हमारे साथ राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कर्णपुर सीट में सबसे पहले तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाना, फिर शपथ दिलाना, अब वापस से जो है वो इस्तीफा लेना, कहाँ तक सही था और ये बीजेपी वहाँ सीट क्यों हारी? दो प्रश्न है, एक तो है कि हारी क्यों, और दूसरा है कि जब चुनाव चल रहा था ऐसे में सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री पद दे करके नवाजना, दो अलग अलग बातें हैं। सवाल एक है कि ये डिसीजन किसी न किसी दबाव में हुआ है। कुछ लोग इंटरेस्टेड थे कि ये मंत्री बन जाए और जीत जाए, तो ये रास्ता खुल जाता था कहीं भी कि एक एमएलए का इस्तीफा करवाओ और मंत्रिमंडल में चले जाओ और फिर जीत के आओ। जिनके भी ये मंसूबे थे वो फेल हो गए। सवाल ये होता है, जो मैंने आज एक वो किया है, ट्वीट किया है और मैंने कहा है, भारत का भाजपा का आला कमान इस बात की जांच करे कि किसके सुझाव से बड़े चुनाव में उनको मंत्री बनाया गया, क्यों बनाया गया, किसका सुझाव था, और सुझाव गलत था। चुनाव की हार जीत में तो भजनलाल जी का रोल ही नहीं है। भजनलाल जी नए नए आए थे, उन्हें सही सुझाव देना किसका कर्तव्य था? पुराने लोगों का था, क्यों नहीं दिया? क्यों मंत्रिमंडल डाला गया? हार जाते चुनाव में हार जीत होती आई है। भजनलाल जी का इस हार में 1% भी जिम्मा नहीं मानता, उनका दोष है ही नहीं, तो ये उनका सुझाव ही नहीं। ये मैं नहीं, क्या ये पता तो भाजपा आला कमान लगाएगा कि किसके सुझाव से मंत्री बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य था। एक एमएलए जीतते तो बढ़ जाता, हार जाते तो कांग्रेस का बढ़ जाता, क्या फर्क पड़ता था। लेकिन ये साजिश थी, किसी की साजिश थी। क्या वो जो जयचंद चाहते थे कि यहाँ पर भजनलाल जी का कहीं ना कहीं ग्राफ गिरे, तभी ऐसा नहीं, तभी ऐसा भजनलाल का ग्राफ कोई नहीं गिरा सकता।
एक चरित्रवान, ईमानदार और निष्पक्ष आदमी है। हो सकता है थोड़े दिनों बाद उन्हें पूरी जानकारी होगी क्यों गिरेगा ग्राफ। सवाल ये ग्राफ उसका गिराओ जिसने उनको मंत्रिमंडल में डाला। क्यों डाला? कोर कमेटी क्या कर रही थी? क्यों डाला गया? कौन जवाबदार है? मैं जानता, देखिए ये छोटा फैसला नहीं था। आज भाजपा का तो ग्राफ उठ रहा था। जो मोदी जी का आज सम्मान और रेस्पेक्ट है उस पर एक बिंदु लगाकर उसको माइनस किया। ये उस आदमी ने किया है जिसने इनको मंत्रिमंडल में डालने का। हार के कारण कोई ग्राफ नहीं गिरता है। हार जाते क्या हो गया? जी, मेरा सवाल ये है कि क्या वहां पर बीजेपी क्यों हारी? क्या रीजन रहा? क्या मॉनिटरिंग में कमी रही, या प्रचार प्रसार में कमी रही, या फिर मोदी की जो गारंटी वाली गाड़ी थी वो धरातल पर नहीं उतर कोई नहीं। हार इज नॉट इम्पोर्टेंट। चुनाव में हार जीत होती है। 85,000 वोट कम नहीं है। और उधर एक हुआ, अशोक गहलोत का न जाना कांग्रेस की जीत का कारण बना है। सचिन पायलट गया, जबरदस्त तूफानी दौरा था उसका, सबक नहीं लेना चाहिए था। हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा तो भाजपा ही है, मोदी तो मोदी है। अब ये जिम्मेदार कौन है हार का? ये हार का वो आदमी जिम्मेदार मानता हूं जिसने इसको मंत्रिमंडल में डालने की सिफारिश की। किसने की पता लगाइए आप, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस चुटकी लेती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी की तमाम योजनाएं जो जिसने बंद की थी, जनता ने उसका करारा जवाब। कुछ नहीं, ये कोई लेन देन नहीं है। मंत्री बनाया तो लोगों को लगा जीतने के लिए मंत्री बना, नेगेटिव हो गए। अगर ये बिना मंत्री बने लड़ता तो शायद जीत भी जाता। ये वही बड़ी गलती है कि आखिर इसको मंत्रिमंडल में लिया क्यों? क्या ये बीजेपी का पहला एक्सपेरिमेंट था? ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल हो चुका। अब क्या लग रहा है आपको कि क्या लगातार बीजेपी के एक्सपेरिमेंट फेल होते रहेंगे? वो सवाल ही नहीं है। बीजेपी तो 25 में से 25 सीट लाएगी, नरेंद्र मोदी का नाम जीतेगा। और अब तो भजन लाल की शराफत भी उसमें ऐड करेगी। भजन लाल की इमेज इस तरह नहीं बिगड़ने वाली है। उसके पीछे किरण लाल मीणा जैसे मजबूत आदमी हैं, उनके पीछे दिया कुमारी भी है, उनके पीछे सब अच्छे लोग हैं। कांग्रेस आला कमांड है और मोदी का विश्वास है। भजन लाल को इस तरह साजिश से कोई गिराए, हम गिरने नहीं देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछली बार चुनाव में तो एनडीए का घटक के रूप में चुनाव नहीं था। आने वाला चुनाव एनडीए लड़ेगी, भाजपा नहीं लड़ेगी। और मैं एनडीए के सबसे बड़े घटक का राजस्थान का प्रभारी हूँ। क्या लग रहा है आपको कि अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगर इस चुनाव को पूरी मॉनिटरिंग करते तो कहीं ना कहीं एक बड़े अंतर से यहाँ पर जीत दर्ज हो सकती थी? लेकिन जो जयचंद थे, जिनको लग रहा था कि ये सीट अगर हारती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कहने का मौका मिल जाएगा और बीजेपी में एक सबसे बड़ी कमजोरी नजर आई। मैं इसका आरोप मैं नहीं लगाता, मैं आरोप लगाना नहीं चाहता, मैं इस पर बोलना नहीं चाहता। मैं इतना जानता हूं, हार से ज़्यादा उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन्होंने इसको मंत्री बनवाया। उसकी जानकारी आला कमान को होनी चाहिए, स्थानीय नेताओं को होनी चाहिए। संघ के अंदर ज़बरदस्त आदमी है निम्बाराम जी, इसकी संघ स्तर पे जांच करे, वो ईमानदार और चित्तता से जांच करेंगे। इससे तो कोई आपने चिट्ठी लिखी क्या मोदी को इस पूरे हार को लेकर के? क्या आला कमान को? नहीं, मैंने ये लिखा है, ट्वीट किया है, वही चिट्ठी पे भेजा मैंने। पता लगाइए कि मंत्री इस चुनाव के वक्त में बिना चुनाव लड़ते तो भी टीटी के इतने वोट आए। हो सकता 5,000 और का क्या फर्क पड़ता था, लेकिन एक मंत्री का हारना और एक विधायक का हारना, इससे फर्क है। कौन ऐसे जयचंद है? क्या कुछ इशारों में? मैं आरोप लगा ही नहीं सकता। सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे भाई है, संगठन भी मेरा है, मैं आरएसएस का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। ये आरोप लगाना मेरा काम नहीं है। जब जांच होगी अपने आप जिनको जानना चाहिए वे जान लेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ में चंद्रराज सिंघवी, जिन्होंने ये कहा है कि आला कमान यानी कि इन्होंने बीजेपी के हाई कमान को भी चिट्ठी लिखी और कहा कि इस हार का तथ्यात्मक जांच करे और जो जयचंद थे इस हार के पीछे, जिनके हाथ थे, उन्हें जो है वो एक्सपोज करे। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगर इस चुनाव में सीधी मॉनिटरिंग करते तो यहाँ पर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी बड़े मतों से या बड़े अंतर से जीत दर्ज करते। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हार के पीछे क्या कारण रहे हैं, किन कारणों की वजह से यहाँ पर बीजेपी ने अपनी एक सीट खोई हुई नजर आई है। वहीं अब तस्वीर आने वाले समय में
क्या रूप लेकर के आती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। श्री करणपुर सीट पर कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है। आमेर से कांग्रेस विधायक प्रशांत शर्मा ने इस जीत को करणपुर की जनता ने स्वाभिमान की जीत बताया। हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने आमेर विधायक प्रशांत शर्मा से खास बातचीत की। राजस्थान में भले ही कांग्रेस इस वक्त विपक्ष में है, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस ने साबित कर दिया कि आज भी लोगों का जो जुड़ाव है वो कांग्रेस के साथ में है। उसका ताज़ा उदाहरण है कि करणपुर विधानसभा सीट से कुन्नूर की जीत को लेकर के, लेकिन अब कहीं न कहीं कांग्रेस की अब 70 सीटें नज़र आ रही है, क्योंकि पहले 69 सीटें थी, अब एक सीट कांग्रेस और जीत चुकी है। लेकिन अब लगातार इस पर जो है वो जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी को हार मिली है इस सीट से, तो अब कांग्रेस में खासा उत्साह नज़र आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो आमेर विधानसभा से विधायक प्रशांत शर्मा मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि ये सीट जो जीत दर्ज की है उसके क्या सियासी मायने हैं। भाई साहब, बीजेपी ने सबसे पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव से पहले मंत्री बना दिया, फिर शपथ दिलवा दी, फिर विभाग दे दिए, लेकिन इसके बाद में भी जनता ने नकार दिया। सबसे पहले तो मैं भाई रुपेंद्र सिंह जी कुन्नर को बधाई देता हूं आपके माध्यम से। और दूसरी बात, आपने कहा कि चुनाव से पहले, मैं कहता हूं चलते चुनाव में इस प्रकार के उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिले हैं देश में। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से ये प्रयास किया वो पूर्णतः नैतिक नहीं कहा जा सकता। और जिस प्रकार से चुनाव आचार संहिता उस समय लागू थी, उसके बावजूद उन्होंने टीटी साहब को मंत्री बनाया और उनको चुनाव के दौरान जिस प्रकार से प्रचार प्रसार इस प्रकार का किया गया कि आपके यहाँ मंत्री बनाया गया। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि वहाँ करणपुर की जनता ने स्वाभिमान को जिताया है। हाँ प्रशांत जी, कहा जा सकता है कि शपथ लेने के बाद इस्तीफा देने वाले राजस्थान के ऐसे पहले बीजेपी के मंत्री होंगे जिन्होंने इस तरीके से पहले मंत्री फिर इस्तीफा। निश्चित रूप से जैसा सभी लोग कहते हैं कि 6 महीने के लिए किसी को भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसको 6 महीने में चुनाव लड़ना होता है। और इसके अलावा मैं नहीं समझता उनके पास कोई अन्य विकल्प शेष बचे थे। 11,000 से वोट से हारना, क्या लगता है कि किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर जीत दर्ज कर पाई? क्या पहलू थे कांग्रेस के ऐसे? नहीं, निश्चित रूप से मैंने कहा 11,000 से जो वोट जीत होती है, चाहे वो 11,000 से हो और चाहे किसी भी स्थिति में, लेकिन इससे ये स्पष्ट तय है कि जनादेश कांग्रेस के पक्ष में था और उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्रयास किया कि किस प्रकार से इस चुनाव को लोगों को लोभ देके या प्रलोभन के आधार पे इसको प्रयास किया गया कि जीतने का। लेकिन जनता ने, जैसा मैंने कहा, कि स्वाभिमान को जिताया। क्या लग रहा है यहाँ पर कि कांग्रेस का एक इमोशनली कार्ड बड़े फैक्टर के रूप में काम किया, सहानुभूति के दम पर काम किया, क्योंकि कुन्नूर के पिता की हाल ही में डेथ हुई थी, तो क्या लगता है कि कुन्नूर के साथ में वहाँ के लोगों की सहानुभूति थी और कांग्रेस ने फिर इसको अच्छे से बुनाया? जैसा मैं जानता हूं, हमारे सम्माननीय दिवंगत गुरमीत सिंह जी कुन्नर साहब ने वहां पिछले कार्यकाल में बहुत कामकाज किए थे और अगर सहानुभूति भी है तो उन कामों के प्रति, जनता के प्रति सहानुभूति, उनके प्रति जो जनता की सहानुभूति थी वो भी उसी वजह से थी। और चुनाव में सभी तरीके के फैक्टर्स जो हैं काम करते हैं, उसमें से एक फैक्टर सहानुभूति भी होगी। क्या लगता है कि जो बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया कि चुनाव से पहले मंत्री पद बनाना, फिर विभाग देना, फिर शपथ दिलाना, ये बीजेपी का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया? अब इस विषय में तो कहने की कहाँ ज़रूरत है, जब जनता ने ही फैसला दे दिया तो ये तो सबके सामने है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में आमेर से विधायक प्रशांत शर्मा। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ देश को तोड़ना चाहती है, हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहती है, जिसने केवल झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। वहीं खाचरियावास ने 2.5 दिन के झोपड़े को तोड़ने से लेकर राम मंदिर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। हिम्मत होनी चाहिए, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, उनको आप तोड़ के दिखाइए, हम भी तो देखें आप में कितनी ताकत है।
मैं इनकी ताकत देखना चाहता हूँ बीजेपी वालों की। राजस्थान में कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है। एक एमपी ने इतनी बड़ी बात कही है, हम चुनाव हार गए, मान लिया, धन्यवाद आपकी जनता ने जो हमें मैंडेट दिया, हमें बहुत दर्द है, लेकिन हम भी तो देखें इनमें कितनी ताकत है। ताकत भी तो होनी चाहिए ना। फिर आज तो ये कह रहे हैं कि हम 2.5 दिन का झोंपड़ा तोड़ देंगे, फिर कहेंगे हम लाल किला तोड़ देंगे। आप क्या क्या तोड़ सकते हो, तोड़ के दिखाइए। बीजेपी वालों को बनाया तो इन्होंने कुछ नहीं, अब क्या तोड़ सकते हैं वो भी देख लेते हैं। डायलॉगबाजी ऐसे फर्जी बयानों पे क्या दें, जो झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति का आज बयान दे रहे हैं, कल का पता ही नहीं है। पहले करके दिखाएं, उसके बाद बात करें। राम रथ यात्रा के दौरान चांदी की और सोने की बनी, तो उनका क्या किया? तो उन्होंने कहा कि इन सब मूर्तियों को गड़ाकर हमने इनका सोना और चांदी तैयार करा लिया। तो जो मूर्तियों को गड़ा दिया गया, तो बीजेपी की भावना हम सब जानते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर को मुद्दा बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी को यह भी बताना चाहिए, लोकसभा चुनाव से पहले जब आप 2014 में लड़ने गए, तब आपने वादे किए थे पेट्रोल डीजल, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो वो जो पहले आपने वादे किए थे, वो वादों का क्या हुआ, ये बीजेपी को बताना चाहिए। राजस्थान प्रदेश में एक तरफ बीजेपी की सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्णपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक बार फिर भाजपा पर गरजते नजर आए और कहा कि भाजपा ने चलते चुनाव में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए नैतिकता को ताक पर रखते हुए बीजेपी के उम्मीदवार को मंत्री बनाया। वहीं प्रदेश की जनता बीजेपी को स्वीकार नहीं कर रही है। पायलट ने बीजेपी पर हमला बोला। सरकार ने ताकत लगाई, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री वहां पर गए, उपचुनाव में प्रचार किया, भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री बना दिया। बावजूद उसके एक अच्छे बड़े मार्जिन से रूबी कुन्नर जी चुनाव जीते। ये जीत कांग्रेस की जीत है, ये जीत क्षेत्र की जनता की जीत है कर्णपुर की, और ये जीत उन किसानों की है जिन्होंने आंदोलन किया, उन नौजवानों की है जो आज चिंतित हैं भविष्य को लेकर। 14 तारीख को राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हो रही है और ये 14 स्टेट्स में से गुजरेगी। और मणिपुर में शुरुआत क्यों हो रही है? क्योंकि मणिपुर में न्याय नहीं मिला। मणिपुर में इतना लंबा समय हो गया, वहाँ तनाव है, वहाँ हिंसा है, वहाँ शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोग पीड़ित हैं। और वहाँ की सुध लेने वाले जो डबल इंजन सरकार के लोग हैं, चाहे मणिपुर के चाहे दिल्ली के, किसी को ना फुर्सत है ना चिंता है। तो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने इस शुरुआत को जो हम लोग मणिपुर से कर रहे हैं वो बहुत सांकेतिक है और उसके बहुत महत्व हैं। धार्मिक मुद्दा है, जनता की भावना से जुड़ा मुद्दा है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस बीजेपी जनता दल की बात नहीं है, ये देश की भावना की बात है। जिसकी जो श्रद्धा वो अपना काम करेगा, लेकिन हमारा इशू है डेवलपमेंट का इशू, हमारा इशू है चुनाव जनता के मुद्दों को लेकर होना चाहिए। भावनात्मक जज्बाती मुद्दों को लेकर राजनीति करेंगे तो वो लंबे समय के लिए सही नहीं है। देश में पूरी रणनीति बन रही है, लगातार दिल्ली में हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, और जो इंडिया अलायंस बन रहा है, आप समझ रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस का वोट शेयर है आज देश में, वो 2/3 वोट है, एनडीए का 1/3 है। इसलिए केंद्र सरकार घबराई हुई है कि अलग अलग जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो मुकाबला टक्कर का होगा और इंडिया अलायंस जीतेगा। इसलिए हमारा सीट शेयरिंग की चर्चाएं चल रही हैं। बहुत जल्द हर स्टेट में हम एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनाएं। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के नगला झम्मन गांव में दो पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई और दोनों तरफ से खूब लाठी डंडे और पथराव किया गया। इस घटना में दर्जनों लोग घायल हुए हैं और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस लड़ाई की सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ऐसा बच्चे अपने गेट पर खड़े थे और वो अपन आपस में कोई बात कर रहे। एक जो लड़का आया था वो ये कह रहा था कि हमें तो क्या कह रहा है। मैंने हमें तो बालक ने ये कही कि हमें तुझसे क्या कह रहे हैं, हमें तो अपना भैया पे दरवाजे बतला गए। फिर इसी बात पे मारपीट चालू हो गई है। उसने हाथ छोड़ दिया और सब 18-20 आदमी गुप्त पहले से बैठे हुए थे सब। खबर देवरिया जिले से है, जहां ऑर्केस्ट्रा में बतौर नर्तकी का काम करने वाले 2 युवतियों ने मंदिर में शादी रचा ली। ये दोनों युवतियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। दोनों ने अपनी शादी का पहले बकायदा नोटरी शपथ पत्र बनवाया, उसके बाद मंदिर में शादी की। बता दें, भाजपा रानी शाना क्षेत्र के चानुकी गांव में एक युवक ऑर्केस्ट्रा चलाता है। इस ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाले 2 नर्तकियां आपस में इतना नजदीक हो गई कि दोनों आपस में अपना दिल दे बैठी और शादी के बंधन में बंध गई।
उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में दरोगा पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। युवती का आरोप है कि दरोगा ने उसके साथ 5 साल तक यौन शोषण किया, जिसके साथ ही आरोपी दरोगा ने उसकी अश्लील फोटो भी मोबाइल में खींच ली है, जिसको लेकर वो लगातार उसको ब्लैकमेल कर रहा है। वहीं दरोगा पर इन आरोपी के बाद आला अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। सन 2019 में मेरे पापा जी का और चाचा जी का झगड़ा हुआ था घर की ज़मीन को लेके। हमारे गांव में चौकी पे अजय बालियान चौकी इंचार्ज था, वो घर आया हमारे जांच के लिए। मम्मी पापा घर पे नहीं थे, वो मुझे लेके गया जांच के बहाने, ले जाके गलत काम किया गाड़ी में चौकी पे। और सन 2019 से अब तक लगातार डरा धमका के शोषण करता आ रहा है और बोलता था कि अगर किसी को बताया घर वालों को मार दूंगा, झूठे केस में फंसा दूंगा, डरा धमका के अब तक लगातार शोषण करता है। वो रिश्वत लेता था और मेरे भैया एक महिला द्वारा एक सब इंस्पेक्टर अजय के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए गए हैं। यह सब इंस्पेक्टर जनपद मुजफ्फरनगर में भोपा थाने की सीकरी चौकी पर 2019 में तैनात था। फिलहाल ये ईओडब्ल्यू मेरठ में तैनात है। इसकी जांच एसपीआरए को दी गई है, गहनता से जांच कराई जा रही है। जांच में आए निष्कर्षों के आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में अक्षत कलश यात्रा का आयोजन कर रही है। जहां हाथरस जिले में भी तभी से अलग अलग स्थान पर अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा, जिसके क्रम में आज हाथरस जंक्शन के सरस्वती इंटर कॉलेज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के नेतृत्व में राम मंदिर पूजित अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा पूरे कस्बे के गलियों बाजारों में होते हुए जंगलेश्वर बगीची मंदिर पर आकर समाप्त हुई है और इस कलश यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों राम भक्त शामिल रहे। आज जो अच्छे कलश यात्रा निकाली है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये हमारे प्रभु रामचंद्र जी जो आज 500 वर्ष से टेंट में विराजमान थे, उनका भव्य मंदिर बनने जा रहा है, बन के तैयार हो चुका है। उस पर 22 तारीख को उनके प्राण प्रतिष्ठा नए मंदिर में होने जा रही है। उसके उपलक्ष्य में ये अक्षत कलश यात्रा हर जगह। सहारनपुर में रेलवे स्टेशन परिसर में रेल के राज्य कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। राष्ट्रव्यापी आह्वान पर रेलवे यूनियन मैच से जुड़े सैकड़ों रेल राज्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सैकड़ों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुरानी पेंशन बहाली की मांग रखी। आज धरने का मंतव्य हमारा जो है ओपीएस बहाली के लिए है, क्योंकि हमारे पास जो जबरन एनपीएस लागू की गई है, हमें उसका पता नहीं है, उसका पैसा कहां पर जा रहा है। और जो भी कर्मचारी हमारे बीच से रिटायर हो रहा है, उसको पेंशन के रूप में 2000-3000 रुपए मिल रहे हैं। अगर ये एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो एमपी एमएलए क्यों नहीं ले लेते इसको, क्यों नहीं अपने ऊपर भी लागू करते, क्यों जबरन हमारे ऊपर इन लोगों ने यह प्रहार किया। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पुलिस ने पति का हत्या करने वाले आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक महिला का पति शराब का आदी था, जो शराब पीकर रोज उसके साथ मारपीट करता था। एक दिन जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो पत्नी ने पति की गला काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्नी को पकड़ लिया। दिनांक 5 जनवरी को थाना बिशनपुरा अंतर्गत ग्राम तिलक पट्टी में शर्मा निषाद की हत्या की घटना कारित की गई थी। घटना का सफल अनावरण थाना बिशनपुरा और साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा किया गया है। घटनाक्रम इस प्रकार था कि मृतक शर्मा निषाद शराब पीने का आदी था तथा उसकी पत्नी द्वारा विभिन्न सहायता समूहों से लगभग 4 लाख रुपए का कर्ज लिया गया था और आए दिन शर्मा निषाद द्वारा जो है पत्नी को प्रताड़ित किया जाता था और पैसे की मांग की जाती थी और ये कहा जाता था और कर्ज लेके जो है उसको शराब पीने के लिए पैसे दे। इससे तंग आकर उसकी पत्नी द्वारा जो है यह सोचकर कि स्वयं सहायता समूह में यदि पति या पत्नी में से किसी की डेथ हो जाती है तो कर्ज माफ हो जाता है।
सहारनपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर जमकर हमला बोला। इमरान मसूद ने कहा कि यूपी अपराध की आग में जल रहा है। अपराधी बेखौफ होकर प्रतिदिन अपराधों को अंजाम दे रही है। वर्ष 2023 एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों पर पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में IIT BHU की छात्रा का 3 लड़कों द्वारा जबरन गन पॉइंट पर उसकी नग्न अवस्था का वीडियो बनाकर दुष्कर्म किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बता दिया था कि इस घटना में भाजपा के लोगों का हाथ है। पीड़ित द्वारा उनकी पहचान कर ली गई है, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भेज दिया गया। महानगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश जनपद में प्रदेश के इस तरह की प्रेस वार्ता आयोजित की गई और मुख्य बिंदु 2 जो बनारस की घटना हुई उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले ही इस बात को बता दिया था और उन पर मुकदमा भी लिख दिया था। प्रदेश अध्यक्ष जी कह चुके वो गृह जनपद भी है और जिस प्रकार की वो घटना हुई और जिस तरह से उनका संस्कार हुआ, आरोपियों ने जो जघन्य अपराध किया, उत्तर प्रदेश सरकार के पास शायद गोलियां कम पड़ गई, वरना तो रोज टांग पे गोली लगने की सूचना मिलती है। ऐसे लोगों को नहीं कुछ भी हुआ आगे कहीं से भागा हो या कुछ हुआ हो। हाँ, जो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ चुनाव लड़े थे गोरखपुर से, उनका एनकाउंटर जरूर किया गया। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।